नमस्कार और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप्स की दुनिया के बारे में। काफी हलचल रहती है इस दुनिया में। हाँ बिल्कुल। तो कैसे ये नई कंपनियां पैसा जुटाती हैं, कैसे फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में जाती हैं, और हाँ, इसमें रिस्क क्या क्या है, और ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई, फिनटेक, ये सब कैसे बदल रहा है इसे। और कुछ नए ट्रेंड्स भी हैं जैसे ग्रीन फाइनेंस, स्पैक्स, इन पर भी बात करेंगे। जरूर। ये सारी जो हमारी बातचीत है, ये CAIB परीक्षा की तैयारी वाले कुछ YouTube वीडियोस के ट्रांसक्रिप्ट्स पर आधारित है। बैंकिंग और फाइनेंस के काफी अहम पहलू हैं इनमें। हाँ, काफी डिटेल में कवर किया गया है। हमारा मकसद बस यही है कि इनमें से जो सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें हैं, उन्हें निकालकर एकदम आसान भाषा में आपके सामने रखें। तो चलें शुरू करें। बिल्कुल, चलिए। तो सबसे पहले, ये स्टार्टअप होता क्या है आखिर? ये मतलब सिर्फ नई कंपनी खोलना ही है या कुछ और? देखिए, सिर्फ नई कंपनी नहीं, ज्यादातर स्टार्टअप्स का मकसद होता है किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अच्छा। या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस लाना जो मार्केट में मतलब बिल्कुल नया हो, अनोखा हो। हाँ, ये बात तो है। और फिर इन्हें शुरू करने और जाहिर है आगे बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल, फंडिंग तो चाहिए ही। तो ये पैसा आता कहाँ से है? हमने कुछ बड़े नाम तो सुने हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब VC और प्राइवेट इक्विटी PE फर्म्स। हाँ, ये बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन ये अक्सर बाद के स्टेज में आते हैं। अच्छा। तो शुरुआत में अक्सर एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत शुरुआती आइडिया पर भरोसा करके पैसा लगाते हैं। फिर आजकल एक और चीज काफी चल रही है, क्राउड फंडिंग। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसमें मतलब बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेते हैं। हाँ, अपने नेटवर्क से, दोस्त, परिवार, जानने वाले, इन सब से छोटी छोटी रकम जुटाई जाती है। और एक और नाम था बूटस्ट्रैपिंग। ये क्या चीज है? ये सुनने में दिलचस्प लगा। हाँ, बूटस्ट्रैपिंग में मतलब फाउंडर बाहर से पैसा नहीं उठाते, वो अपनी ही बचत, अपनी जमा पूंजी लगाकर बिजनेस शुरू करते हैं। अरे वाह, मतलब खुद के दम पे। बिल्कुल, किसी बाहरी निवेशक पर निर्भर नहीं रहते शुरू में। लेकिन ये जो अलग अलग तरीके हैं, एंजल, क्राउड फंडिंग, बूटस्ट्रैपिंग, VC, ये स्टार्टअप की पूरी यात्रा में कब काम आते हैं? क्या कोई भी कभी भी इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत जरूरी सवाल है आपका। सही फंडिंग ऑप्शन चुनना वो स्टार्टअप की स्टेज पर बहुत निर्भर करता है। अच्छा। जैसे एकदम शुरू में जब सिर्फ एक आइडिया है, शायद प्रोटोटाइप भी नहीं बना, तब क्या VC पैसा देगा? नहीं देगा, सही बात है। तब या तो बूटस्ट्रैपिंग काम आती है, या फिर कोई एंजल इन्वेस्टर जो सिर्फ आइडिया की ताकत और फाउंडर की टीम पर भरोसा करके पैसा लगा दे। फिर आता है सीड फंडिंग का स्टेज। ये बहुत क्रिटिकल है। सीड फंडिंग? हाँ, इस पैसे से आमतौर पर पहला प्रोडक्ट बनाया जाता है, मतलब प्रोटोटाइप, या फिर मार्केट में आइडिया चलेगा या नहीं, इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तैयार किया जाता है। ओके। शुरू की टीम हायर होती है। ओके। और यहीं पर सरकार की स्कीम्स भी मदद करती हैं, जैसे वो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, SIFS। हाँ, सुना है। उसका मकसद ही यही है कि जो शुरुआती आइडिया है उसे एक बिजनेस बनाने लायक स्थिति तक पहुंचाने के लिए शुरुआती पैसा मिले। अच्छा, तो ये सरकार की तरफ से एक पुश है। बिल्कुल। तो फंडिंग की जर्नी कुछ ऐसी दिखती है, आइडिया, फिर प्री-सीड, फिर सीड फंडिंग। प्रोटोटाइप और मार्केट टेस्टिंग के लिए। हाँ, और जब बिजनेस थोड़ा चलने लगता है, प्रोडक्ट मार्केट में फिट हो जाता है और उसे तेजी से बढ़ाना होता है, स्केल करना होता है, तब आते हैं बड़े लोग, VC और PE वाले। बिल्कुल, तब आते हैं सीरीज A, B, C राउंड्स। इनमें बड़ा पैसा लगता है, करोड़ों में। और कभी-कभी बीच में, जैसे 2 बड़े राउंड्स के बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो ब्रिज कैपिटल या मेज़ानाइन फाइनेंसिंग जैसे ऑप्शन भी होते हैं। ये थोड़े अलग तरह के फाइनेंस होते हैं। अच्छा, और आपने सरकार की बात की, वो स्टार्टअप इंडिया पहल जो DPIIT के अंडर है, वो काफी पॉपुलर है। एक पोर्टल भी है उनका, स्टार्टअप इंडिया हब। हाँ, वो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जैसा है स्टार्टअप्स के लिए। और एक और चीज थी GEM, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस। ये स्टार्टअप्स की कैसे मदद करता है? GEM बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ये सरकारी विभागों के लिए एक ऑनलाइन दुकान जैसा है। अच्छा। और इस पर स्टार्टअप्स भी अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लिस्ट कर सकते हैं, तो उन्हें सीधे सरकार को बेचने का मौका मिलता है। ये एक बहुत बड़ा मार्केट खुल जाता है उनके लिए। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फायदा, सीधा सरकारी खरीदार। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हुई स्टार्टअप और उनकी फंडिंग की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। निवेश की दुनिया में हम आमतौर पर शेयर्स, बॉन्ड्स, FD की ही बात करते हैं, लेकिन एक और एरिया है जो आजकल काफी बढ़ रहा है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, AIFs। हाँ, AIFs। ये पारंपरिक निवेश से थोड़े हटकर होते हैं। मतलब? क्या अलग है इनमें?
मतलब ये फंड्स स्टॉक मार्केट या एफडी जैसी आम चीजों के अलावा दूसरी जगहों पर पैसा लगाते हैं, जैसे प्राइवेट इक्विटी में। प्राइवेट इक्विटी मतलब ऐसी कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, उनमें हिस्सेदारी खरीदना, या फिर वेंचर कैपिटल जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, तो वीसी फंड्स भी एआईएफ का हिस्सा हुए। हाँ, वो एआईएफ की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट में निवेश, हेज फंड्स। हेज फंड्स जी, ये क्या होते हैं? ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये अलग अलग तरह की जटिल रणनीतियां इस्तेमाल करते हैं पैसा बनाने के लिए, और इनमें रिस्क भी ज़्यादा हो सकता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना, या फिर ऐसी कंपनियां जो मुश्किल में हैं उनके एसेट्स खरीदना, ये सब एआईएफ के दायरे में आता है। बाप रे, काफी वैरायटी है इसमें तो। हाँ, भारत में सेबी ने 2012 में इनके लिए नियम बनाए थे, और इन्हें मोटा मोटा 3 कैटेगरी में बांटा है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी? कैटेगरी 1 में वो फंड्स आते हैं जो सरकार मानती है कि अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हैं, जैसे स्टार्टअप्स, एसएमई, छोटे उद्योग, सोशल वेंचर, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। ओके। कैटेगरी 2 में आते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स। डेट फंड्स मतलब जो कंपनियों को कर्ज देते हैं। इसमें रियल एस्टेट फंड्स भी आ जाते हैं। ठीक है। और तीसरी कैटेगरी 3 थोड़ी हाई रिस्क वाली है। इसमें आते हैं हेज फंड्स, पाइप फंड्स। PIPE मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी, यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में प्राइवेट तरीके से निवेश करना। कैटेगरी 3 में अक्सर लेवरेज यानी उधार लेकर निवेश करने की भी छूट होती है, इसलिए यह ज्यादा रिस्की हो सकते हैं। समझ गई। अच्छा, ये तो देश के अंदर की बात हुई, लेकिन जब कंपनियां बड़ी होती हैं, खासकर कामयाब स्टार्टअप्स, और वो सोचते हैं कि अब चलो विदेश में बिजनेस फैलाते हैं, हाँ, इंटरनेशनल एक्सपेंशन। तो अब फाइनेंसिंग का क्या? ये तो बड़ा कदम होता होगा और पैसे भी ज्यादा लगते होंगे। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के लिए अक्सर ज्यादा पूंजी चाहिए। यहीं पर एक अहम रास्ता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स का, यानी ईसीबी। ईसीबी ये क्या है? आसान भाषा में, भारतीय कंपनी जब विदेश से लोन लेती है किसी फॉरेन बैंक से या इन्वेस्टर से, तो उसे ईसीबी कहते हैं। अच्छा, विदेश से कर्ज लेना कौन ले सकता है ये? लगभग हर वो कंपनी जो एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले सकती है, वो ईसीबी भी ले सकती है। इसमें स्टार्टअप्स भी शामिल हैं। स्टार्टअप्स भी? हाँ, लेकिन उनके लिए एक लिमिट है, एक फाइनेंशियल ईयर में $3 मिलियन तक। ओके। और बड़ी कंपनियों के लिए? उनके लिए लिमिट काफी ज्यादा है, $750 मिलियन तक भी हो सकती है प्रति वर्ष। काफी बड़ा अमाउंट है ये तो। लेकिन इस पैसे का कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, इस पर कुछ पाबंदियां हैं। जैसे आप ईसीबी का पैसा रियल एस्टेट में नहीं लगा सकते, स्टॉक मार्केट में सट्टा खेलने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, या दूसरी कंपनियों के शेयर खरीदने में, कुछ खास मामलों को छोड़कर। अच्छा, तो ये वर्किंग कैपिटल या कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होता होगा? हाँ, मुख्यतः उसी के लिए। और कुछ शर्तें भी पूरी करनी होती हैं, जैसे लोन की एक मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड होती है, MAMP कहते हैं उसे। MAMP? हाँ, मतलब लोन कितने समय के लिए लिया जा रहा है, उसकी एक न्यूनतम अवधि होती है। और आरबीआई से एक लोन रजिस्ट्रेशन नंबर LRN लेना पड़ता है। LRN? हाँ, ये रेगुलेटर को ट्रैक रखने में मदद करता है कि कितना विदेशी कर्ज आ रहा है। LRM मिलने के बाद ही कंपनी वो पैसा इस्तेमाल कर सकती है। ओके, काफी रेगुलेशंस है इसमें? हाँ, जरूरी भी हैं। ईसीबी के अलावा 2 और टर्म्स बहुत सुनने में आते हैं, FDI और ODI। हाँ, FDI तो सुना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, जब बाहर की कंपनी भारत में इन्वेस्ट करती है। और ODI? वो है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब हमारी भारतीय कंपनी विदेश में जाकर इन्वेस्ट करती है, जैसे वहां कोई फैक्ट्री लगा ली या कोई कंपनी खरीद ली। अच्छा, उल्टा, भारत से बाहर निवेश। हाँ, FDI के लिए भारत में कुछ सेक्टर्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, मतलब वहां FDI नहीं आ सकता, जैसे लॉटरी, चिट फंड, तंबाकू बनाना, गैम्बलिंग, निधि कंपनियां। ओके। और FDI की सारी रिपोर्टिंग RBI के एक पोर्टल है, फर्म्स उसके जरिए होती है। फर्म्स पोर्टल, ठीक है। और अगर आम लोगों की बात करें, जैसे हम और आप, अगर हमें विदेश पैसा भेजना हो तो? हाँ, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए या इलाज के लिए? उसके लिए है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, LRS। इसके तहत एक व्यक्ति एक साल में एक तय लिमिट तक पैसा बाहर भेज सकता है। कितनी लिमिट है? अभी ये $2.5 लाख प्रति वित्तीय वर्ष है। ओके, लेकिन इस पर शायद अब टैक्स भी लगता है, TCS। हाँ, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसमें थोड़े बदलाव हुए हैं। अगर आप एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई के लिए पैसा भेज रहे हैं और वो 7 लाख से ज्यादा है, तो अतिरिक्त अमाउंट पर 0.5% TCS है। ओके। अगर खुद के पैसे से भेज रहे हैं पढ़ाई या मेडिकल के लिए, तो 7 लाख के लिमिट के बाद 5% TCS है। अच्छा, और बाकी कामों के लिए, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो विदेश में? बाकी ज्यादातर कामों के लिए, जैसे निवेश,
प्रॉपर्टी खरीदना, रिश्तेदारों को गिफ्ट देना, इन पर अब 7 लाख वाली छूट नहीं है और सीधे 20% TCS लगता है। 1 अक्टूबर 2023 से। हाँ। अरे 20%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, ये हालिया बदलाव है। अच्छा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश है, सुनने में अच्छा लगता है, मौके दिखते हैं, लेकिन खतरा भी तो होगा, रिस्क। हाँ, बिल्कुल। रिस्क तो हर बिजनेस में होता है और इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ खास तरह के रिस्क होते हैं। जैसे? सबसे आम है कमर्शियल रिस्क, मतलब आपने माल भेज दिया और खरीदार ने पैसे नहीं दिए या वो दिवालिया हो गया। हाँ, ये तो बड़ा खतरा है। फिर होता है पॉलिटिकल रिस्क या कंट्री रिस्क। मान लीजिए खरीदार के देश में कोई गड़बड़ हो गई, सरकार बदल गई, कोई नया नियम आ गया या हालात खराब हो गए, जंग छिड़ गई और पेमेंट अटक गई। बिल्कुल। फिर शिपिंग के दौरान रिस्क है कार्गो रिस्क, माल खो गया, चोरी हो गया, डैमेज हो गया। लीगल रिस्क भी हो सकता है अगर कानूनों में बदलाव हो जाएं। और एक होता है काउंटर पार्टी रिस्क, मतलब लेन देन में जो दूसरी पार्टी शामिल है, जैसे कोई बैंक या एजेंट, अगर वो डिफॉल्ट कर जाए। इतने सारे रिस्क, इनसे बचने का कोई तरीका है, खासकर पेमेंट वाले रिस्क से? हाँ, भारत में इसके लिए खास संस्था है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ECGC। ECGC? ये क्या करती है? ECGC का मुख्य काम है भारतीय एक्सपोर्टर्स को पेमेंट रिस्क से बचाना। अगर आपका विदेशी खरीदार पेमेंट नहीं करता है, तो ECGC आपको एक हद तक उस नुकसान की भरपाई करता है। अच्छा, ये तो बहुत मददगार है। हाँ, ये एक्सपोर्टर्स का हौसला बढ़ाता है और ये बैंकों को भी कवर देता है। जब बैंक एक्सपोर्टर्स को फाइनेंस देते हैं, तो ECGC उस पर भी गारंटी दे सकता है, जिससे बैंकों को लोन देने में आसानी होती है। तो ये दोनों के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल। ECGC की कई तरह की पॉलिसीज होती हैं। स्टैंडर्ड पॉलिसी होती है जो आपके कई सारे खरीदारों को कवर कर सकती है। स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी होती है किसी एक खास शिपमेंट के लिए। और ये माल भेजने से पहले और बाद दोनों में मदद करती है? हाँ, प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट दोनों स्टेज के लिए क्रेडिट रिस्क कवर देती है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण संस्था हुई फिर एक्सपोर्टर्स के लिए। यकीनन। इसको संभालने के लिए आजकल टेक्नोलॉजी का रोल तो बहुत बढ़ गया होगा। अरे बहुत ज्यादा, टेक्नोलॉजी तो गेम चेंजर है यहाँ। खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और बिजनेस एनालिटिक्स। AI कैसे मदद कर रहा है? AI AI के कई रूप हैं। एक है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP, जैसे आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं या एलेक्सा से बात करते हैं। हाँ। या वेबसाइट पर चैटबॉट जवाब देता है, वो NLP की वजह से हमारी भाषा समझ पाते हैं। अच्छा। बैंकिंग में AI का इस्तेमाल हो रहा है क्रेडिट स्कोरिंग के लिए, मतलब लोन देना है या नहीं, ये तय करने में AI मदद करता है। फ्रॉड पकड़ने में, हाँ, फ्रॉड डिटेक्शन में तो सुना है काफी यूज होता है। बिल्कुल। कस्टमर सर्विस बेहतर करने में, हालांकि AI के साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी हैं। चिंताएं? कैसी चिंताएं? जैसे डेटा में बायस हो सकता है, मतलब अगर AI को सिखाने वाला डेटा ही पक्षपाती है, तो AI के फैसले भी गलत हो सकते हैं। हाँ। प्राइवेसी का मुद्दा है और नौकरियों का डर भी है कि कहीं AI इंसानों की जगह ना ले ले। हाँ, ये बातें तो उठती हैं। और बिजनेस एनालिटिक्स, ये क्या है? बिजनेस एनालिटिक्स का काम है डेटा से मतलब निकालना। इतना सारा डेटा जो जनरेट हो रहा है हर रोज। हाँ, बिग डेटा जैसे कहते हैं। हाँ, बिग डेटा। उसमें से काम की जानकारी, पैटर्न्स, ट्रेंड्स निकालना, ताकि कंपनियां बेहतर फैसले ले सकें। इसमें डेटा माइनिंग होती है। डेटा माइनिंग मतलब डेटा की खुदाई? हाँ, एक तरह से बड़े डेटा सेट से छुपी हुई जानकारी खोद निकालना। और टेक्स्ट माइनिंग भी होती है, मतलब जो लिखित टेक्स्ट है जैसे रिपोर्ट्स, ईमेल्स, उसमें से जरूरी बातें निकालना। अच्छा। एनालिटिक्स के भी 4 लेवल होते हैं। डिस्क्रिप्टिव, मतलब क्या हुआ, डायग्नोस्टिक, ऐसा क्यों हुआ, प्रिडिक्टिव, आगे क्या हो सकता है, और प्रिस्क्रिप्टिव, हमें क्या करना चाहिए। वाह, मतलब डेटा से भविष्य का अंदाजा और रास्ता दोनों मिल सकता है। हाँ, काफी हद तक। और एक और टर्म है फिनटेक, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी। फिनटेक, हाँ। हाँ, ये तो आजकल हर जगह है। पेमेंट ऐप से लेकर ऑनलाइन लोन, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स, सब फिनटेक है। इसमें ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी भी आ रही है, जो सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का दावा करती है, खासकर इंटरनेशनल ट्रेड में जो लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ साइबर सिक्योरिटी का खतरा हमेशा रहता है। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। सही बात है। अच्छा, आजकल एक और बात बहुत सुनने में आती है, सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण। क्या फाइनेंस में भी इसका असर दिख रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है ग्रीन फाइनेंस का। ग्रीन फाइनेंस? हाँ, मतलब ऐसा फाइनेंस जो पर्यावरण के लिए अच्छे कामों में लगे।
इसका एक बड़ा उदाहरण है ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स? हाँ, ये क्या होता है? ये खास तरह के बॉन्ड होते हैं। कंपनी या सरकार इन्हें जारी करके पैसा जुटाती है, लेकिन शर्त ये होती है कि इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स में होगा। ग्रीन प्रोजेक्ट्स मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पर्यावरण को फायदा पहुंचाएं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाना, सोलर, विंड, या एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना, पोल्यूशन कंट्रोल करना, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन लाना, जैसे इलेक्ट्रिक बसें, पानी बचाना, बायोडाइवर्सिटी को बचाना, इस तरह के काम। अच्छा, तो पैसा सही जगह लग रहा है, इसकी कोई गारंटी है? हाँ, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिद्धांत बने हुए हैं, जैसे ICMA के ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल्स। इनमें बताया गया है कि पैसा कैसे इस्तेमाल होगा, उसे कैसे ट्रैक किया जाएगा, रिपोर्टिंग कैसी होगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। कुछ देशों में ग्रीन बॉन्ड्स में निवेश करने पर टैक्स में छूट भी मिलती है, और ग्रीन लोन भी होते हैं जो खास हरित प्रोजेक्ट्स के लिए दिए जाते हैं। तो मतलब अब निवेशक भी पर्यावरण को लेकर सोच रहे हैं? बिल्कुल, ये ट्रेंड बढ़ रहा है। कंपनियां भी अपनी इमेज सुधारने और जिम्मेदारी दिखाने के लिए इसमें आगे आ रही हैं। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, एक और बिल्कुल नया सा तरीका है कंपनियों के पब्लिक होने का, जो आजकल चर्चा में है, स्पैक्स। ये क्या भला है स्पैक? हाँ, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। इसका एक मजेदार नाम भी है, ब्लैंक चेक कंपनी। ब्लैंक चेक कंपनी क्यों? क्योंकि होता यह है कि पहले एक स्पैक बनाई जाती है जिसका अपना कोई बिजनेस नहीं होता। ये बस एक शेल कंपनी होती है, खाली कंपनी। हाँ, फिर ये स्पैक अपना IPO लाती है और पब्लिक से पैसा उठाती है, बिना किसी बिजनेस के। हाँ, इसीलिए ब्लैंक चेक। निवेशक पैसा तो लगा देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये पैसा आखिर किस कंपनी में लगेगा। तो फिर IPO से जो पैसा आता है उसे एक ट्रस्ट अकाउंट में रख दिया जाता है। अब स्पैक की मैनेजमेंट टीम के पास आमतौर पर 2 साल होते हैं। किस लिए? किसी अच्छी प्राइवेट कंपनी को ढूंढने के लिए जिसके साथ वो विलय कर सकें, मतलब मर्ज हो सकें। अच्छा, वो पैसा उस प्राइवेट कंपनी को खरीदने में लगता है। हाँ, या उसमें मर्ज होने में। जब ये मर्जर हो जाता है, इसे डी-स्पैक प्रक्रिया कहते हैं, तो वो प्राइवेट कंपनी अपने आप स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है, बिना IPO के झंझट के। हाँ, उसे पारंपरिक IPO की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। ये अक्सर तेज होता है और कभी-कभी रेगुलेटरी जांच पड़ताल भी थोड़ी कम होती है शुरू में। इसीलिए ये पिछले कुछ सालों में काफी पॉपुलर हुआ है, खासकर टेक कंपनियों के बीच। वाकई दिलचस्प तरीका ये तो। ब्लैंक चेक, नाम सही है। निवेशक मैनेजमेंट टीम पर भरोसा करके पैसा लगा रहे हैं। बिल्कुल, वो मैनेजमेंट की साख और उनके अनुभव पर दांव लगाते हैं कि वो कोई अच्छी डील ढूंढ लाएंगे। तो आज हमने कहाँ से शुरू किया था? स्टार्टअप की फंडिंग से लेकर फिर वो कैसे विदेश जाते हैं, AIFs, ECB, फिर रिस्क और ECGC, फिर टेक्नोलॉजी, AI, एनालिटिक्स, फिनटेक और आखिर में ग्रीन फाइनेंस और स्पैक्स तक। काफी लंबा सफर तय किया हमने। हाँ, काफी सारे पहलू छू लिए हमने, और ये दिखाता है कि फाइनेंस की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। सही कहा। टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी पर फोकस, नए रेगुलेशंस, ये सब मिलकर इसे लगातार एक नया रूप दे रहे हैं। आज हमने जिन सोर्सेस पर बात की, वो इन बदलावों की एक झलक भर हैं। कहानी तो अभी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, और इसमें सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया होता रहेगा। यकीनन। तो हमारे श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो फाइनेंस की दुनिया बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी, नए फंडिंग मॉडल, ग्लोबल कनेक्शन, सस्टेनेबिलिटी, ये सब आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या शायद आपके करियर पर क्या असर डाल सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर। अच्छा सवाल है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।